अगर आपने हिंदी मूवीज़ देखी हैं तो आपको मालूम होगा कि कोर्ट रूम के अंदर जज साहब का राज रहता है। अगर उनको कोई बात पसंद ना आए तो वो आपको सज़ा भी दे सकते हैं। इसको कहा जाता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसी पे बेस्ड है आज सुबह का अपना सेकंड एडिटोरियल, स्कैंडलाइजिंग एज कंटेम्प्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग एडिटोरियल है। आपके समझ के हिसाब से, आपके जीएस के हिसाब से, डिस्क्रिप्टिव के हिसाब से, हर हिसाब से बहुत प्यारा एडिटोरियल है। शुरू करेंगे इसी से, अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। सभी से गुजारिश करूंगा नोट्स बनाने के लिए नोटबुक और एक पेन को अपने हाथ में रखें। बहुत सारे ग्रामर रूल्स, बहुत सारे वोकैबुलरीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ड्यूरिंग द एडिटोरियल। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे स्कैंडलाइजिंग एज कंटेम्प्ट। पहले तो आपको कंटेंट बता दूं मैं, जैसे आपको मैंने बताया था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट का मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट, डिफाइंस, मॉकरी, रिडिकुल, किसी का मजाक उड़ाना, किसी की जो ना तौहीन करना। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वही होता है कि कोर्ट की आपने तौहीन कर दी है। और स्कैंडलाइजिंग का मतलब है जैसे एक स्कैंडल बनाते हैं आप, स्कैंडल होता है ना बहुत बड़ा कोई विवाद बनाते हैं आप, वैसा ही आप कुछ काम किसी इंसान के साथ में करें, स्कैंडल बनाएं या ना बनाएं, सीधे सीधे उसको ऑफेंड करें। किसी आदमी के ऊपर कीचड़ उछालें, किसी के ऊपर आप डिफेम करें, डिसऑनर करें, है ना। स्कैंडलाइज करने का मतलब है किसी की जो ना बहुत जो है बुरी तरीके से डिफेम करना। तो कह रहे स्कैंडलाइजिंग के काम को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बता देती है कोर्ट। अगर कोर्ट की कोई थोड़ी सी भी आलोचना कर दे तो कोर्ट उसको मौकरी कर देती है, कोर्ट की डिसरिस्पेक्ट बता के उस आदमी को सजा दे देती है। समझ गए ना। स्कैंडलाइजिंग एज कंटेम्प्ट नहीं होना चाहिए। कोर्ट की अगर कोई थोड़ी सी भी आलोचना करे तो कोर्ट को उसको बुरे तरीके से नहीं लेना चाहिए। अब देखो इसके बारे में ज़्यादा मालूम चलेगा इसके टाइटल पैराग्राफ से। कह रहे टाइम टू रिविजिट द आइडिया ऑफ स्कैंडलाइजिंग इन कंटेम्प्ट लॉ, अशर इन जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। कह रहा वक्त आ गया है, टाइम टू रिविजिट, वक्त आ गया है रिविजिट करने का, फिर से ख्याल करने का, फिर से हमें टटोलने का। किसको भाई? इस आइडिया को, ख्याल को, किस चीज़ को? स्कैंडलाइजिंग के आइडिया को। और कैसे? कंटेम्प्ट लॉ के अंदर। तो एक कंटेम्प्ट लॉ है जिसमें कोर्ट को अगर कुछ भी बुरा लगे उस आदमी को बुला करके फटकार सकती है, उसको सजा भी दे सकती है। तो अगर कंटेम्प्ट लॉ के अंदर ये जो स्कैंडलाइजिंग का आइडिया ना, इसको रिविजिट हमें करना चाहिए, इस पर हमें फिर से नज़र डालनी चाहिए। और दूसरा काम हमें करना अशर इन करने का, इंट्रोड्यूस करने का, फिर से लेकर के आने का जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को, न्यायिक जो है अपनी न्यायपालिका की उत्तरदायित्व को, इनकी जिम्मेवारी को। तो दो चीज़ें हमें अब इंश्योर करनी है। एक तो इसको स्कैंडलाइजिंग को कंटेम्प्ट लॉ में से निकाल देना है। कोर्ट की थोड़ी सी भी कोई आलोचना कोर्ट के बाहर कर दे तो ऐसा ना हो कोर्ट उसको सजा दे डाले 6 महीने की। और दूसरा काम ये करना है कि न्यायिक अकाउंटेबिलिटी को हमें इंश्योर करना है। 35-36 साल तक केस चलने नहीं चाहिए। अगर इतने लंबे चलें तो कोर्ट रूम में भी उस चीज़ के बारे में बातचीत होनी चाहिए, जजों के ऊपर इसकी अकाउंटेबिलिटी बननी चाहिए। समझ गए ना। चलो सेंटेंस पे देखने वाली चीज़ें, 2 वर्ड्स आए हैं। ये एक्चुअल में सेंटेंस है ही नहीं, इसमें ना कोई सब्जेक्ट है ना कोई वर्ब है। वर्ब नहीं आई, इसकी वजह से सेंटेंस नहीं है ना। ये सीधी से इसने एक स्टेटमेंट से लिखी हुई है, फ्रेज बोलते हैं इनको। रिविजिट एक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है फिर से विजिट करना, फिर से कंसीडर करना, फिर से किसी चीज़ पे अपना जो है कंसल्टेशन डालना, है ना। अशर इन एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना, स्टार्ट करना, किसी चीज़ को लेकर के आना, ब्रिंग इन करना। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने। 2-3 चीज़ें जो मैं हर रोज़ बतानी होती है आपको बता देता हूँ फिर से, कुछ लोग नए आते हैं। पहली चीज़, ये ट्रांसलेशन क्लास नहीं है। आप मेरे साथ बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखेंगे एग्जाम के हिसाब से जो आपके काम आने वाली हैं। खास करके मैं जो है ना फोकस करता हूँ ग्रामर के ऊपर। दूसरी चीज़, एक समरी मैं आपको दे दूंगा, उससे पहले आप सब्जेक्ट और वर्ब के एक फॉर्मूला पे नज़र डालें। ग्रीन में सब्जेक्ट रखे हैं, पिंक में वर्ब्स रखी हैं, पूरे एडिटोरियल की, एक सेंटेंस की नहीं, पूरे एडिटोरियल की। इसको आप मेरे साथ देखेंगे, मेरे सब्जेक्ट से अपने सब्जेक्ट, मेरी वर्ब से अपनी वर्ब को मिलाने की कोशिश करेंगे। इस एक्सरसाइज को अगर आप करते हैं, और अगर आप बिगिनर हैं, है ना, अगर आप थोड़ा सा भी स्ट्रगल करते हैं इंग्लिश में, 15-20 दिनों के अंदर आप बहुत अच्छा अपने अंदर चेंज देखेंगे एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न्ड। अब शुरू करने से पहले एक समरी दे रहा हूँ आपको। प्रशांत भूषण पे कोर्ट ने क्या बोला? आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया है। ट्विटर पे हमारे खिलाफ आपने कुछ ट्वीट्स डाली हैं। अपना एडिटोरियल क्या कर रहा है? प्रशांत भूषण ऐसे काम करते रहते हैं, लॉयर एक्टिविस्ट हैं,
पहले भी उन्होंने ऐसे काम किए हैं, हालांकि उनकी गलती है, उनको नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कह ये रहा है कि कोर्ट अगर सारे काम छोड़ के ट्विटर पे बैठ जाएगी कि कौन हमें गाली दे रहा है, कौन हमें अच्छा बता रहा है, तो कोर्ट काम कब करेगी? अगर कोर्ट को यही काम करने हैं तो फिर ट्विटर पे करे ना, वो अपने कोर्ट रूम भी ट्विटर पे लगा ले, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, कोर्ट को इतनी ज़्यादा वो परवाह नहीं करनी चाहिए कि ट्विटर पे और फेसबुक पे कौन क्या कह रहा है आपके बारे में। कह रहा है अभी जो है लोग बहुत आउटस्पोकन हो गए हैं, सबके पास फ्रीडम ऑफ जो अपनी एक्सप्रेशन है उसको अपना यूज़ करना आने लगा लोगों को, तो कोर्ट को इससे ज़्यादा परवाह नहीं होनी चाहिए कौन क्या कह रहा है। तीसरी चीज़ ये कह रहा है कि कोर्ट का जो परवाह होती है ना, उसके पीछे कोई ना कोई हिडन रीजंस होते हैं। जिस चीज़ के पीछे कोर्ट को गुस्सा आता है, शायद कोर्ट की उसमें गलती भी होती है, इसलिए कोर्ट को गुस्सा आता है। तो कोर्ट की अकाउंटेबिलिटी हमें फिक्स करनी है ना। लंबे लंबे केस चल जाते हैं, कोर्ट कोई भी उल्टा सीधा फैसला सुना देती है, तो उस अकाउंटेबिलिटी को हमें फिक्स करने की जरूरत है। जज भी कोई भगवान नहीं है, उसके पास भी वो भी ना, उसको भी लास्ट में जवाब देना चाहिए जनता को, है ना। तो बस ये 2-3 चीज़ें कह रहा है अपने एडिटोरियल के अंदर कि इस कंटेम्प्ट ऑफ जो है ना कोर्ट के लॉ को अब चेंज करना है, थोड़ा सा इसको बदल लेना है। कोशिश करें इस समरी को कमेंट सेक्शन में डालने की 5 से 6 सेंटेंसेस में। आज की टोन है इसको बोलते हैं रैशनल टोन, है ना, रैशनल टोन। क्यों? इसमें इसने रैशनल होकर के बताया कि कोर्ट को कैसे हमें भगवान बनाने से बंद कर देना, भी भगवान नहीं मानना जजिस को, ये भी इंसान है, गलती करते हैं और इनका भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना चाहिए और छोटी मोटी बातों पे इनको भड़कना नहीं चाहिए। रैशनल टोन बोलते हैं इसको, सारा का सारा लॉजिक के साथ किसी चीज़ के पीछे की बातें बता रहा है। शुरू करें। करें द इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स फॉर क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगेंस्ट लॉयर एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण हैज़ once again brought under focus the necessity for retaining the law of contempt as it stands today। कह रहा है जो इनिशिएशन है ना, जो शुरुआत है, जो स्टार्टिंग है, जो कमेंसमेंट है, किसकी भाई? प्रोसीडिंग्स की, कार्रवाई की। अच्छा, किसकी कार्रवाई है? क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, है ना। कोर्ट का ऐसा कंटेम्प्ट किया इन्होंने जो क्रिमिनल है, जिस पे इनको सजा भी मिल सकती है। तो कह रहा है जो इनिशिएशन है, शुरुआत है कार्रवाई का क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में। अच्छा, किसके खिलाफ लगा है केस? अगेंस्ट लगा के बता रहा है लॉयर एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण के खिलाफ। कह रहे जो इनिशिएशन है ना, जो ये स्टार्टिंग है, शुरुआत है, ये हैज वंस अगेन ब्रॉड अंडर फोकस, ये फिर से एक बार ब्रॉड कर दिया, इसने ले आया है फोकस के नीचे। अच्छा, किस चीज़ को लाया नीचे? नेसेसिटी को, ज़रूरत को रिटेन करने की, बनाए रखने की लॉ ऑफ कंटेम्प्ट को। और कौन सा लॉ ऑफ कंटेम्प्ट है? जैसा कि ये स्टैंड करता है आज जिस रूप के अंदर हमारे सामने आज ये पड़ा है। एक बार सेंटेंस को रिपीट करता हूँ। कह रहे शुरुआत जो है प्रोसीडिंग्स की, कार्रवाई की, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अवज्ञा की, कोर्ट की तौहीन की, इस लॉयर एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण के नाम। कह रहे इसने फिर से एक बार, इस प्रोसीडिंग्स ने, इनिशिएशन ने फिर से ये फोकस में ले आया है इस नीड को, इस ज़रूरत को कि हमें रिटेन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए लॉ ऑफ कंटेम्प्ट को। और वो लॉ ऑफ कंटेम्प्ट जैसा कि जिस रूप में एज इट स्टैंड्स टुडे, जैसा कि हमें आज ये दिखाई देता है। सेंटेंस में देखने वाली चीज़, इनिशिएशन इसका सब्जेक्ट, हैज़ अगेन वंस अगेन ब्रॉड इसकी वर्ब है ना, हैज़ ब्रॉड इसकी वर्ब। इस हैज़ को मैंने मार्क करने से रह गया है, इसको मैं अभी मार्क कर देता हूँ आपके सामने, है ना। जस्ट अ मिनट, कलर चेंज हो गया इसका, ठीक है ना। तो हैज वंस अगेन ब्रॉड पूरी इसकी वर्ब है, वंस अगेन इसके बीच में एडवर्ब आई हुई है। फिर इसके बाद एज कंजंक्शन है, एज कंजंक्शन के बाद दूसरा क्लॉज शुरू हुआ, इसके बाद इट और उसकी वर्ब है स्टैंड्स। सब्जेक्ट वर्ब सबसे पहले आप पकड़ेंगे, कुछ भी पढ़ो आप, कुछ भी काम कर रहे हो इंग्लिश में, क्लॉज टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, पैराजंबल सॉल्व कर रहे हो, इवन मैं अपनी मेंबर स्पेशल वीडियोस में भी यही बताता हूँ, आपके सारी अप्रोच शुरू और खत्म यहीं पे आकर के होती है। क्या आपने सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब को पकड़ा, पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई किया। इनिशिएशन वर्ड आपने पहचान लिया है ना, इसके मीनिंग सारे के सारे क्या हैं? प्रोसीडिंग्स मतलब कार्रवाई। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन एन एरा इन विच सोशल मीडिया आर फुल ऑफ क्रिटिक्स, कमेंटेटर्स एंड ऑब्जर्वर्स हु डीम इट नेसेसरी टू एयर देयर व्यूज इन मैनी अनरिस्ट्रेन्ड एंड अनइनिबिटेड वेज। अभी यहाँ कोमा लगा है, सेंटेंस लंबा है, इतना पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ऐसी एक एरा में, ऐसे एक युग में, ऐसे एक टाइम में। इन एन एरा मतलब ऐसे एक युग में, एरा मतलब युग, जिसके अंदर सोशल मीडिया फुल ऑफ है, भरा हुआ है क्रिटिक्स से, आलोचकों से, कमेंटेटर से और ऑब्जर्वर से, जो लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं। और ये कौन लोग हैं भाई?
जो डीम करते हैं, मानते हैं, कंसीडर करते हैं इस चीज़ को बहुत ज़रूरी। अच्छा, किस चीज़ को? एयर करने को, सबको बताने को, सबके सामने रखने को, अपनी व्यूज़ को, अपने नज़रिए को। और कैसे रखना? इन मैनी, बहुत सारे अनरिस्ट्रेंड और अनइनहिबिटेड वेज में, ऐसे तरीकों में जिनमें कोई कंट्रोल नहीं है, जिनमें कोई लगाम नहीं है, जिनके अंदर कोई भी जो है ना सब्र की जो है कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो कह रहा है ऐसे एक एरा के अंदर जिसमें इस तरह की सोशल मीडिया हमारे पास है, हुआ क्या? कह रहा है इस एरा में हायर जुडिशरी शुड नॉट रियली बी एक्सपेंडिंग इट्स टाइम एंड एनर्जी इन्वोकिंग इट्स पावर। ऐसे एक एरा में हमारी हायर जुडिशरी जो है इसको नहीं होना चाहिए एक्सपेंड करते होना, जो है खर्च करते होना अपने वक्त को और अपनी ताकत को इन्वोक करने में, यूज़ करने में, जगाने में इसकी पावर को। क्यों? टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, अपने आप के कंटेम्प्ट के लिए, अपनी तौहीन के लिए, पनिश करने के लिए। एक बार सेंटेंस को रिपीट करता हूँ, फिर इसकी वोकैबुलरी है और आज का अपना मेन ग्रामर कॉन्सेप्ट यही है। एक ऐसे युग में जिसमें सोशल मीडिया भरी हुई है आलोचकों से, क्रिटिक्स से, कमेंटेटर से, ऑब्जर्वर से, और वो लोग जो मानते हैं इस चीज़ को ज़रूरी कि वो एयर कर डालें, पब्लिश कर डालें, सबके सामने रख दें अपनी व्यूज़ को ऐसे तरीक़ों में ना जिसमें कोई लगाम है, कंट्रोल है, ना जिसमें कोई सब्र है ना, ऐसे तरीक़ों में। कह रहा है ऐसे वक्त में हायर जुडिशरी को नहीं होना चाहिए एक्सपेंड करने वाला, खर्च करने वाला, और क्या? अपना वक्त और अपनी एनर्जी इन्वोक करने में, जगाने में अपनी पावर को। क्यों? ताकि वो पनिश कर पाए, ताकि वो सज़ा दे पाए कंटेम्प्ट के लिए, खुद की तौहीन के लिए इन सोशल मीडिया के लोगों को। समझ गए ना? कह रहा सब तो कुछ ना कुछ लिखते हैं सोशल मीडिया में, तो हायर जुडिशरी कोर्ट में केस देखेगी या ट्विटर चला के देखेगी हमारे लिए किसने क्या लिख दिया। अब आ जाओ सेंटेंस की ग्रामर और वोकैबुलरी में। पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब देख लेना, सब्जेक्ट उसकी वर्ब, सब्जेक्ट उसकी वर्ब, सब्जेक्ट उसकी वर्ब, है ना। अब इसके अंदर जो देखने वाली चीज़ें हैं, वोकैबुलरी। डीम का मतलब होता है कंसीडर करना, बिलीव करना, थिंक करना। स्टेडी वर्ब है। रात में हमने वर्ब चैप्टर के थोड़े इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस किए हैं, है ना। रात की ग्रामर वीडियो में देख लेना संडे को। स्टेडी वर्ब्स है जो कि कभी भी कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं होती हैं। कंसीडर, बिलीव, थिंक, डीम सबके सब स्टेडी वर्ब्स हैं। नेवर यूज दिस वर्ब्स इन कंटिन्यूस टेंस, है ना। आई एम डीमिंग इट नेसेसरी लिखोगे आपके हिसाब से वो सही है, पर ग्रामर के हिसाब से वो गलत है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म इनकी यूज ही नहीं होती। अच्छा, अनरिस्ट्रेंड जिसको रिस्ट्रेन ना कर पाए, कंट्रोल ना कर पाए, चेक ना कर पाए, है ना, जिसको लगाम ना लगा पाए। अनइनहिबिटेड भी वही होता है, अनरिस्ट्रेंड का एक सिनोनिम है। इसमें थोड़ा सा सब्र कम होने की बात होती है, अनइनहिबिटेड, है ना। अच्छा, अब इसी ग्रामर में आ रहा हूँ। आप मुझे बताओ, सोशल मीडिया ये क्यों आर नाम की वर्ब लेके बैठा है। मीडिया अपने बोलते हैं ना, सोशल मीडिया इज अनरिस्ट्रेंड, सोशल मीडिया इज वेरी एक्सप्रेसिव। तो अपने इज यूज करते हैं जनरली, पर फिर भी हमने यूज कर दिया यहाँ पे आर। एक बार आप सोचो, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलो ऐसा करते हैं, आपको मैं थोड़ी सी हिंट भी दे देता हूँ। आपके सामने 1 2 3 4 5 6 सेंटेंसेस हैं। आप इनमें ढूंढ के बताओ मुझे क्या गलती मैं इन सेंटेंसेस में कर बैठा हूँ। चलो, ये कॉन्सेप्ट सबको आना चाहिए, बहुत ही बेसिक लेवल का कॉन्सेप्ट है। इसको बोलते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं, अब आपको रूल बताता हूँ। देखो, कलेक्टिव नाउन्स कौन से होते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स हैं इंग्लिश में जो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। अब आप में सर कैसे पहचानूंगा कब ये सिंगुलर है कब प्लूरल है। अगर ये इंडिविजुअल मेंबर्स की बात करे कोई नाउन तो वो प्लूरल होगा, अगर वो पूरी टीम बन के बात करे तो सिंगुलर होगा। ये नाउन जनरली ऐसे नाउन होते हैं जो एक से ज़्यादा चीज़ों के ग्रुप को बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बोर्ड है, क्वायर है, क्लास है, कमिटी है, फैमिली है, ग्रुप है, जूरी है, पैनल है, स्टाफ है, कपल है, टीम है, बैंड है, कास्ट है, ऑडियंस है। समझ रहे हो ना, सबके सब जो है ग्रुप को प्रदर्शित करते हैं। अभी ये ऑडियंस, ये क्लास, ये कमेटी, ये कपल सिंगुलर भी हो सकता है, सिंगुलर वर्ब लेकर के, प्लूरल भी हो सकता है, प्लूरल वर्ब लेके। अगर अपने इनके इंडिविजुअल मेंबर्स की बात कर रहे हैं तब ये हो जाएगा प्लूरल। जैसे ऑडियंस के मेंबर्स की बात कर रहे हैं ना तो ये हो जाएगा प्लूरल, कोई ऐसा काम अपने बात कर रहे हैं तो। अगर अपने ऑडियंस को एज ए होल बात कर रहे हैं ना, ऑडियंस को एज ए होल, तो ऑडियंस हो जाएगी सिंगुलर। वैसे ही एनिमल्स के ग्रुप्स को बोलते हैं फ्लॉक, है ना, ग्रुप को फ्लॉक बोलते हैं। हर्ड होता है ग्रुप, पॉड होता है कीड़ों का, स्वाम होता है ना। तो ये भी सारे के सारे सिंगुलर और प्लूरल। और वैसे कुछ थिंग्स होती हैं जैसे बंच, कलेक्शन, फ्लीट, फ्लोटिला। फ्लोटिला बोलते हैं नेवी के शिप्स के ग्रुप को, फ्लोटिला।
पैक है और सेट है। तो ये सारे के सारे नाउन्स सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से ट्रीट करते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे सिंगुलर और कब प्लूरल बनेंगे, एक बार आप मेरे साथ में देखो। द जूरी हैज डिफरेंट रिएक्शंस टू द एविडेंस। जूरी का मतलब होता है जजेस का एक बेंच, एक ग्रुप, ऐसा समझ लो ना, 5 जजेस हैं, 4 जजेस हैं, उसको बोलेंगे जूरी। अब कह रहे हैं अपने जूरी की डिफरेंट रिएक्शंस रही इस एविडेंस को लेकर के। अब ये बताओ मुझे, जब जूरी की डिफरेंट रिएक्शंस रहेंगी तो क्या जूरी एज अ होल की बात कर रहे हैं या जूरी के मेंबर्स की बात कर रहे हैं? जूरी के मेंबर्स की बात कर रहे हैं। पहले मेंबर की अच्छी एविडेंस, अच्छी रिएक्शन थी, दूसरे की कंफ्यूज थी, तीसरे को एविडेंस पसंद नहीं आई, चौथे को एविडेंस बिल्कुल काम की नहीं लगी। समझ लो ना। अब बात हो रही है जूरी के इंडिविजुअल मेंबर्स की। अगर जूरी को एक साथ लेकर के चलें तो अलग अलग रिएक्शन से एक जूरी नहीं दे पाएगी। ऐसा नहीं है पहले 5 मेंबर्स ने एविडेंस को अच्छा बोला, फिर अगले ही पल 5 मेंबर्स ने एविडेंस पे गुस्सा जताया, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। बात हो रही है इंडिविजुअल एक एक मेंबर की। अगर ऐसा है इंडिविजुअल मेंबर्स की बात हो रही है तो जूरी इज अ प्लूरल नाउन। जूरी विल टेक अ प्लूरल वर्ब। हम बोलेंगे द जूरी हैव डिफरेंट रिएक्शंस टू द एविडेंस। आई थिंक क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपको कॉन्सेप्ट। बस यही मैं आगे वाले सभी के सभी सेंटेंसेस में लगाने वाला हूँ। द टीम हैज बीन अलाउड टू रिटर्न होम एंड मीट इट्स फैमिलीज। टीम को घर जाने के लिए अलाउ कर दिया गया है और अपनी फैमिली से मिलने के लिए अलाउ कर दिया गया है। अब मुझे बताओ, क्या टीम पूरी की पूरी अपने घर जाएगी? क्या टीम का कोई घर होता है क्या? ये घर है भाई, इसमें घर ही में ये टीम रहती है और इसमें इनकी फैमिली रहती है। पूरी टीम की ये फैमिली है। एक ही घर के 11 बच्चे हैं और वो जो है क्रिकेट में अपनी टीम बना के बैठे हैं और उनकी फैमिली में वो अपने से घर से मिलने जाएंगे। बात घर की जाने की हो रही है टीम के मेंबर्स की। सब मेंबर्स अपने इंडिविजुअली घर में जाएंगे और अपनी फैमिली से मिलेंगे। समझ गए ना। इंडिविजुअल मेंबर्स की बात हो रही है तो टीम प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब लेगी। तो टीम हैव बीन अलाउड टू रिटर्न होम एंड मीट इट्स नहीं, प्लूरल के लिए देयर फैमिलीज। समझ गए ना क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे? क्योंकि इंडिविजुअल मेंबर्स थे, दैट्स व्हाई वी हैव बीन यूजिंग जो है प्लूरल वर्ब। द कपल इज टेकिंग सेपरेट कार्स टू वर्क टुडे। अब देखो कपल के साथ में इज आता है जनरली, है ना। दिस इज अ कपल, दिस इज अ ब्यूटीफुल कपल। पर यहाँ पे कपल इंडिविजुअल कार्स ले रहा है, सेपरेट कार्स। जो बंदी है वो अपनी अलग कार में जा रही है और बंदा है वो अपनी अलग कार में जा रहा है। दोनों अलग अलग कार में जा रहे हैं। तो कपल के इंडिविजुअल मेंबर्स की बात हो रही है, मियाँ बीबी की बात हो रही है। तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, आर आना चाहिए। द कपल आर टेकिंग इंडिविजुअल कार्स टू वर्क टुडे। द बैंड इज ट्यूनिंग इट्स इंस्ट्रूमेंट्स। बैंड भी एक ग्रुप होता है म्यूजिशियंस का, उनके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। कोई बेस इंस्ट्रूमेंट होता है, किसी के पास गिटार होता है, किसी के पास तबला होता है, किसी के पास ड्रम होता है ना। तो कह रहा बैंड अपने इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यून कर रहा है। ट्यून करने का मतलब होता है तैयार करते हैं जब अपने किसी परफॉर्मेंस से पहले। अब ये बता दो, क्या पूरी बैंड ने एक एक इंस्ट्रूमेंट को उठा करके ट्यून किया? क्या 5 आदमियों ने पहले गिटार ट्यून किया, फिर 3 आदमियों ने तबले को दबा के बजाया, है ना? ऐसा नहीं हो सकता। सब मेंबर्स अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यून कर रहे हैं, है ना। जो जिसका काम है वो अपने इंस्ट्रूमेंट को देख रहा है। तो भाई बैंड इज नहीं आएगा, फिर सबकी बात अलग अलग है। बैंड आर ट्यूनिंग इट्स नहीं, देयर इंस्ट्रूमेंट्स। अगर बैंड को पूरी को एक टीम की तरह बात करना है, सिंगुलर वर्ब देना है, तो सेंटेंस कुछ ऐसा होता है। द बैंड इज परफॉर्मिंग टुनाइट इन दिस रेस्टोरेंट। पूरी बैंड परफॉर्म करेगी, एक साथ परफॉर्म करेगी, एज अ टीम परफॉर्म करेगी। इंडिविजुअल मेंबर अलग अलग परफॉर्म नहीं करेंगे, सब मिलकर करेंगे। द बैंड इज परफॉर्मिंग टुनाइट इन दिस रेस्टोरेंट। द कास्ट आर रिहर्सिंग देयर लाइन्स। फिर से वही बात है, कास्ट का मतलब है एक्टर्स का ग्रुप। अगर वो एक्टर्स का ग्रुप है तो वो आर होकर के रिहर्स करेगा, क्योंकि सब अपनी अपनी लाइन्स को रिहर्स करने वाले हैं। एक एक इंसान अपनी अपनी लाइन को देखेगा। तो यहाँ पे आर जो है वो बिल्कुल ठीक है, देयर बिल्कुल ठीक है, सेंटेंस में नो एरर है। द क्लास इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन टाइम। पूरी क्लास को प्रोजेक्ट जो है ना कंप्लीट नहीं करना, क्लास के हर बंदे को कंप्लीट करना है। हर बंदे से ऐसी रिक्वायरमेंट है। कुछ एक हो सकता है कंप्लीट ना भी करके आए, है ना। इस केस में लिखूंगा द क्लास आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन टाइम। तो बस यही फंडा था सिंगुलर और प्लूरल जो अपने इनकी प्लूरलिटी का, एक कलेक्टिव नाउन्स का। इस सेंटेंस को रिपीट कर लें, इस छोटे से कॉन्सेप्ट को, और फटाफट से अपने क्विज को आज के सॉल्व करें। ये क्विज मैंने ऑलरेडी आपको इस वीडियो को अलग से करवा के दिखाया हुआ है, उसी का क्विज है। वीडियो मैं यहाँ डाल भी देता हूँ, उसके अंदर भी मैंने इसी तरीके से और एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया है। तो जिन लोगों को समझ में ना आया हो और वीडियो ना देखी हो, जरूर से जाकर के यहाँ आई बटन में डाल रहा हूँ, इस वीडियो को देख लेना। 5 मिनट की वीडियो। क्विज को स्क्रीनशॉट लें और अभी इसके आंसर्स को 5 ब्लैंक्स हैं कमेंट सेक्शन में डालें, है ना। मेरे आंसर्स आपको मिल जाते हैं कुछ घंटों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग पे कुछ वीडियोस आ रही हैं,
अगर आपको अच्छी लग रही हैं और आपका सही रिस्पॉन्स रहता है तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। जरूर से चेकआउट करें, चैनल पे कुछ वीडियोस मैंने 2 वीडियोस डाली हैं इंग्लिश स्पीकिंग पे। कह रहा वाइल इट मे नॉट बी रीजनेबल टू एक्सपेक्ट दैट द कोर्ट शुड इग्नोर एवरी एलिगेशन और इन्यूएंडो and every piece of scurrility, there is much wisdom in giving a wide latitude to publicly voice criticism and strident questioning of courts ways and decisions। कह रहे जहाँ ये नहीं होगा, it may not be, हो सकता है ना हो, reasonable, logical, है ना, क्या कि ऐसा एक्सपेक्ट करें हम, ऐसी आशा रखें इस चीज़ से, दैट वो ये कि कोर्ट को इग्नोर कर देना चाहिए हर एक इल्ज़ाम को और हर एक गंदे इशारे को। कह रहे जहाँ ये रीजनेबल बात नहीं होगी ये कहना कि कोर्ट जो है हर गंदे इशारे को इग्नोर कर दे, हर एक अपने ऊपर लगे इल्ज़ाम को इग्नोर कर डाले। कह रहा और हर उस पीस को जो है स्कॉलरिटी होती है बहुत बुरी गालियाँ, है ना, तो हर गाली वाली को कोर्ट इग्नोर कर दे, ऐसा हमें कोर्ट से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, ये रीजनेबल बात नहीं है। कह रहा जहाँ ऐसा है, हुआ क्या, कह रहा वहाँ पे एक विजडम होनी चाहिए, देयर इज मच विजडम, एक बहुत ही समझदारी की बात होगी। और क्या चीज़, गिव करने में एक वाइड लैटिट्यूड, देने में बहुत सारी एक बड़ी सी गुंजाइश। वाइड लैटिट्यूड किसी को देना मतलब किसी को काम करने की आज़ादी देना, तो कह रहा है किसी को देने में आज़ादी में बहुत सारी विजडम होगी, बहुत सारी समझदारी होगी। अब किसको देनी है, पब्लिकली वॉइस क्रिटिसिज्म को, लोगों की आलोचना को, और स्ट्राइडेंट क्वेश्चनिंग को, बहुत ही कानों को चौंका देने वाली क्वेश्चनिंग को, सवालों को, और किसमें, कोर्ट के तरीकों में और कोर्ट के फैसलों में। एक बार सेंटेंस रिपीट करता हूँ फिर इसकी ग्रामर वोकैबुलरी देखेंगे। कह रहा है जहाँ ये बिल्कुल भी रीजनेबल नहीं है कि हम ऐसा एक्सपेक्ट करें, कोर्ट को इग्नोर कर देना चाहिए हर इल्ज़ाम को और हर गंदे इशारे को और हर बुरी बात को जो उसके लिए कही जाती है, हर उसके लिए जो गाली निकलती है। कह रहे जहाँ ये पॉसिबल नहीं है, रीजनेबल नहीं है, पर फिर भी वहाँ बहुत समझदारी होगी इस काम में। अगर कोर्ट दे दे एक रूम, कोर्ट दे दे एक गुंजाइश, कोर्ट दे दे एक फ्री हैंड पब्लिकली वॉइस क्रिटिसिज्म को, लोगों की आलोचना को और लोगों के सवालों को जो कि कोर्ट के तरीकों पे और कोर्ट के डिसीजंस पे उठाए जाते हैं, फैसलों पे उठाए जाते हैं। तो कह रहा है आप गाली वाली दो तो जरूर उसको सजा दो, लेकिन कोई आपका सही क्रिटिसिज्म करे, आपके फैसलों पे कोई सवाल उठाए, तो उस आदमी को आपको जो है ना थोड़ी सी वाइड लैटिट्यूड देना है, उसको अपने एक्सप्रेशन ऑफ जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को देना है उसको यूज करने के लिए। सेंटेंस में देखने वाली चीजें, सब्जेक्ट है इट, मे नॉट बी इसकी वर्ब, दूसरा सब्जेक्ट कोर्ट्स शुड इग्नोर, तीसरा सब्जेक्ट कहाँ है, विजडम, इसकी वर्ब है इज। देयर एक एडवर्ब है, सेंटेंस के अंदर इन्वर्जन कर देगी। सेंटेंस की वर्ब कौन सी, हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंस के मेन सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। अब सेंटेंस के वर्ब बता देता हूँ, छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो नए देख रहे हैं हम। इन्यूएंडो क्या होता है, छोटा सा इशारा, हिंट, इंसिनुएशन। और कैसा इशारा, अभी कोर्ट के केस में जिसपे कोर्ट को गुस्सा आएगा तो गंदा इशारा है ना, भाई कोर्ट तो हमारी करप्ट है, कुछ ऐसी बात होगी ना जो हल्का फुल्का इशारा करते हो, इन्यूएंडो। इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है इंसिनुएशन, ध्यान से देखो इस वर्ड को, बहुत बार पूछा हुआ वर्ड है, किसी की तरफ हल्का सा इशारा, इंसिनुएशन, है ना। स्कर्लिटी होती है बहुत ही खराब, ओपन इंसल्ट करते हैं आप किसी की, ऑब्सिन इंसल्ट करते हैं जिसमें अब्यूसिस होती हैं, गालियां होती हैं। अब्यूसिस और गालियों के लिए दो बहुत अच्छे वर्ड्स अपने पास, पेजोरेटिव एंड विटुपरेशन। ये वर्ड दोनों बहुत पूछे गए वर्ड्स हैं, इनको खास ध्यान दें। विटुपरेशन किसी के लिए गालियां, किसी के लिए गंदी बात, और क्या है, पेजोरेटिव किसी के लिए गालियां, गंदी बात। वल्गैरिटी इसका एक सिनोनिम है, सिंपल वर्ड है। गिव अ वाइड लैटिट्यूड टू, किसी को बहुत सारा लैटिट्यूड देना, किसी को आज़ादी देना, है ना, वाइड लैटिट्यूड। इसके लिए दो फ्रेजल वर्ब्स हैं, दो फ्रेजेज हैं अपने पास जो इसको सिनोनिम है, गिव समवन अ रूम या इनफ रूम और गिव समवन इनफ रॉप। इन तीनों का मतलब एक ही है, किसी को आज़ादी देना किसी काम को करने की। गिव समवन इनफ रूम, गिव समवन इनफ रॉप, गिव समवन अ वाइड लैटिट्यूड। स्ट्राइडेंट होता है जो आपके कानों को बहुत तेजी से बजे, आपके कान जो है बहरा कर दे आपको, हार्श हो, कैकोफोनस हो, वॉसिफेरस हो, रॉकस भी इसका वर्ड है ना, सिनोनिम। सबका मतलब क्या है, जो आपके कानों को हिला करके रख दे, ऐसी कोई चीज, स्ट्राइडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा मिस्टर भूषण इज नो स्ट्रेंजर टू द आर्ट ऑफ टेस्टिंग द लिमिट्स ऑफ जुडिशरीज टॉलरेंस ऑफ क्रिटिसिज्म। कह रहे जो भूषण साहब भी है ना, ये भी कम नहीं है। अब कह रहे कोई स्ट्रेंजर नहीं है, कोई नया आदमी नहीं है इस आर्ट के लिए, इस कला के लिए, जो है टेस्टिंग की, टेस्ट करने की सीमाओं को, जुडिशरी की टॉलरेंस की, कितना जुडिशरी सह सकती है क्रिटिसिज्म। तो कह रहा है ये भी टाइम ब टाइम इनकी खुजली आती है और जो है पंगे लेते हैं जाकर के जुडिशरी से। कोई ये नए आदमी नहीं है इस फील्ड के अंदर, है ना। चलो, टॉलरेंस आप जानते हैं, आपकी सेंस करने की ताकत, टॉलरेंस। कह रहा ही हैज मेड, अब इनके कारण में बताएगा, ही हैज मेड एलिगेशंस ऑफ करप्शंस अगेंस्ट जजेस इन पास्ट। तो पास्ट में भी
आरोपों को, एलिगेशंस को करप्शन के जजेस के खिलाफ वो पास्ट में बना चुके हैं। और कह रहा है ही हैज बीन होल्ड अप फॉर इट, करा और इस काम के लिए उनको फटकारा भी जा चुका है, कोर्ट में बुला करके उनकी फजीयत भी की जा चुकी है। समझ गए सेंटेंस को? ही की दो वर्ब आई हैं, हैज मेट, और ही की दूसरी वर्ब है हैज बीन होल्ड अप। दूसरी वर्ब कैसे दे दी सर एक सब्जेक्ट को? एंड कंजंक्शन के कारण, है ना, इसका काम यही होता है। एक सब्जेक्ट को दो वर्ब्स, दो नहीं 2000 वर्ब्स, और एक जो है एक वर्ब को दो सब्जेक्ट भी दे सकते हैं, है ना, दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ दो, एक वर्ब को दे दो उनको। अच्छा, होल्ड अप क्या होता है? होल्ड अप के दो मीनिंग है। एक है इसका लिटरल मीनिंग, आप कहीं जा रहे हो, अपनी गाड़ी को आपने रोका। आई होल्ड अप इन फ्रंट ऑफ अ रेस्टोरेंट, मैंने एक रेस्टोरेंट के आगे अपनी गाड़ी को रोका, बहुत लंबे सफर में था। आई होल्ड अप इन फ्रंट ऑफ अ पेट्रोल पंप, है ना। पर अगर आप फ्रेजल वर्ब का मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है किसी को कोर्ट में बुलाना, उसको फजीयत करने के लिए, उससे जवाब मांगने के लिए। व्हेन द कोर्ट रूम, व्हेन द जजेस होल्ड अप समबडी, इसका मतलब यही है वो उसको बुला के उससे सवाल जवाब कर रहे हैं, है ना। तो फ्रेजल वर्ब की तरफ से देखो तो ये है, और वैसे सिंपली देखो तो कहीं रास्ते में रुक जाना। अब देखो यहाँ कहीं प्रशांत भूषण जा तो रहा नहीं था, है ना, तो हमारा क्या कॉमन सेंस ये कहता है कोर्ट ने इसको बुलाया था। करे द लेटेस्ट प्रोसीडिंग्स कंसर्न two tweets by him, one a general comment on the role of some Chief Justice of India in the last 6 years, and another targeting the current CJI based on a photograph। कह रहे जो लेटेस्ट सबसे नई जो कार्रवाई है ना, वो कंसर्न करती हैं, वो ताल्लुक रखती हैं दो ट्वीट से, दो उन्होंने ट्वीट डाली हैं बाय हिम। कह रहे एक तो थी जनरल सा कमेंट रोल पे, भूमिका पे चीफ जस्टिस की इंडिया के अंदर लास्ट 6 ईयर्स, पिछले 6 सालों के दौरान, और दूसरी थी टारगेट करने वाली हाल में जो सीजीआई हैं बेस्ड एक फोटोग्राफ के ऊपर। तो दो काम किए इन्होंने। अभी हाल में जो सीजीआई हैं उनकी फोटोग्राफ दिखाई होगी उनकी पुरानी, उसके बेस पर उन्होंने टारगेट कर दिया, और पिछले 6 साल में सबके सब सीजीआई के ऊपर उसने कीचड़ विचड़ उछाला हुआ कमेंट किए होंगे। ये हैं लेटेस्ट प्रोसीडिंग्स इनके खिलाफ। तो ऐसे बहुत सारे मामले हुए हैं सब। अभी आजकल ये जो नया मामला चल रहा है ना प्रशांत भूषण पे, कह रहा उसमें ये हुआ है। तो रोज का काम है इनका, कोर्ट इसी तरह से रोज इनको बुलाती है। आपसे मेरा सवाल है, करंट सीजीआई कौन है, जरूर मुझे बताएं। ऐसी चीजों को थोड़ा सा दिमाग में रखना चाहिए आपको, है ना। चाहे आपके एग्जाम में जीएस कम आती हो, करंट जीके ना आता हो, फिर भी ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए सिटीजन। हु इज द करंट सीजीआई ऑफ द कंट्री? चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा हाउ सेंसिटिव शुड द कोर्ट्स, कंट्रीज हाईएस्ट कोर्ट बी टू इट्स आउटस्पोकन क्रिटिसिक्स। कह रहा ये अब सवाल पूछ रहा है कितना सेंसिटिव, कितना संवेदनशील होना चाहिए कंट्री की सबसे बड़ी कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को भी होना चाहिए, और किसके खिलाफ? इसके आउटस्पोकन क्रिटिक्स के खिलाफ, इसके बड़बोले क्रिटिसिज्म करने वाले आलोचकों के खिलाफ। तो सवाल पूछ रहा है, कह रहा कितने बड़े देश को, 130 करोड़ की आबादी वाले देश में हाईएस्ट कोर्ट को कितना ट्विटर और फेसबुक पे बैठ करके ये देखना चाहिए कि कौन हमारा क्रिटिसिज्म कर रहा है। इस सेंटेंस में बहुत ही खूबसूरत एक कॉन्सेप्ट है। हाउ जब भी शुरू में आ जाए सेंटेंस की, हाउ जब भी सेंटेंस की शुरू में आ जाए, सेंटेंस में इन्वर्जन लेके आएगा। ये WH वर्ड्स होते हैं, सवाल पूछने वाले वर्ड्स होते हैं, ये सेंटेंस के अंदर इन्वर्जन लाते हैं, सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। अगर ये सेंटेंस ऐसे लिखा होता, हाउ सेंसिटिव द कंट्रीज हाईएस्ट कोर्ट बी शुड बी, है ना, शुड को मैं यहाँ ले आता तो इन्वर्जन नहीं होता, सेंटेंस गलत हो जाता। हाउ के कारण इन्वर्जन करना जरूरी है। शुड हेल्पिंग वर्ब है, पहले आ गई, बी मेन वर्ब है, बाद में रख दी। अच्छा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है ना, इन सेंटेंसेस की निशानी होती है। हाउ शुरू में तो आ गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लेके आएगा, आपको पूरी इसमें देगा कि मुझे यहाँ पे इन्वर्जन की जरूरत है। नोट करें इस चीज को। आउटस्पोकन होता है बड़बोला, बहुत बोलता हो, ब्लंट हो, कैंडिड हो, वोकल हो, है ना, एकदम से अपने अंदर कोई बात पचा ही ना पाए, आउटस्पोकन। करो व्हाट वुड बी मोर जुडिशियस, इग्नोरिंग एडवर्स रिमार्क्स और सीकिंग टू मेक एन एग्जाम्पल ऑफ सम प्रिंसिपल ऑथर्स ऑफ सच क्रिटिसिज्म टू प्रोटेक्ट द इंस्टीट्यूशन। अब ये सवाल पूछ रहा है क्या होगा, व्हाट वुड बी, ज्यादा जुडिशियस, ज्यादा समझदारी भरा। अब दो चीजों में से एक चीज को अपने को पूछेगा। कह रहा इग्नोर करना गलत रिमार्क्स को, या कोशिश करना बना देने का एक एग्जाम्पल को, किसकी? प्रिंसिपल ऑथर्स की, ऐसे लेखकों की। और कौन है वो? ऐसे क्रिटिसिज्म के, ऐसी आलोचना के। और क्यों करना है? प्रोटेक्ट करने के लिए इंस्टीट्यूशंस को। तो क्या करना चाहिए हमारी कोर्ट को? ऐसे रिमार्क्स को, जो इसको एडवर्स रिमार्क्स को इग्नोर कर देना चाहिए, या ऐसे प्रिंसिपल ऑथर्स जो हैं जिन्होंने ऐसा क्रिटिसिज्म इनके खिलाफ दिखाया है, उनको बुला करके उनका एक एग्जाम्पल बना देना चाहिए अपने आप को बचाने के लिए, है ना। तो पूछ रहा है दोनों में से ज्यादा जुडिशियस चीज क्या होगी,
क्या हम छोड़ दें या हमारे जजेस को उनको बुला बुला के सवाल करने चाहिए? सिंपल सेंटेंस है। एडवर्स मतलब खराब। करेक्ट, द ओरिजिन ऑफ दिस डिलेमा लाइज इन द पार्ट ऑफ कंटेम्प्ट लॉ दैट क्रिमिनलाइजेस एनीथिंग दैट स्कैंडलाइजेस और टेंड टू स्कैंडलाइज। अब देखना, इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। कह रहे ये जो ओरिजिन है ना इस डिलेमा का, इस धर्म संकट का, इस प्रेडिकामेंट का, इस कंडीशन का, इस बहुत ही उलझाने वाली सिचुएशन का, कह रहे जो ओरिजिन है वो लाई करता है, जो है पड़ा हुआ है इन पार्ट में, और किसके? कंटेम्प्ट लॉ के। तो हमारा जो कंटेम्प्ट लॉ है ना उसके एक हिस्से में इस डिलेमा की शुरुआत होती है। अब ये कौन सा लॉ है भाई? ये वो वाला पार्ट है जो क्रिमिनलाइज करता है हर एक चीज़ को या किसी भी चीज़ को जो कि स्कैंडलाइज कर दे, आलोचक बन जाए, और या फिर जिसकी आदत हो टेंड टू स्कैंडलाइज करने की, है ना। या तो जो सीधे सीधे स्कैंडलाइज कर दे या वो स्कैंडलाइज करती हो किसी भी अंदाज के अंदर। और किसको भाई? हमारी जुडिशरी को और लोअर्स को, द कोर्ट की अथॉरिटी को, है ना, या फिर जो कोर्ट की अथॉरिटी को लोअर करती है। सिंपल सेंटेंस है। ओरिजिन की वर्ब है लाइस, दैट की वर्ब है क्रिमिनलाइजेस, इस दैट की वर्ब है स्कैंडलाइजेस, टेंड्स, लोअर्स, 3 वर्ब लेकर के बैठा है। और लगने के कारण बीच में एंड और कोमा एक सब्जेक्ट को एक से ज्यादा वर्ब्स दे सकते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा लॉ, जो कोई भी ऐसा काम होता है ना, तो उसके अंदर ये हमारा वाला जो लॉ है कंटेम्प्ट का लॉ, ये अपने जजेस को ताकत देता है कि आप उस आदमी को बुला करके सवाल पूछो। और इसमें कुछ देखने वाला नहीं है। 10-2 को देख लेना। 10-2 का मतलब 2 होते हैं, या तो आपकी कुछ आदत हो किसी काम को करने की, या आप किसी की टेक केयर करें, किसी की जो है ना हिफाजत करें, किसी की अच्छे से सार संभाल करें। जैसे विमेन टेंड टू लिव लॉन्गर देन मैन, औरतें आदमियों से ज़्यादा जीती हैं। इस सेंटेंस को मैं ऐसा भी लिख सकता था, विमेन लिव लॉन्गर देन मैन, औरतें आदमी से ज़्यादा जीती हैं। पर टेंड टू लगा के मैं बीच में क्या बता रहा हूँ, ये औरतों की आदत होती है, ये प्रकृति ऐसी होती है, नेचर ऐसा होता है, उनकी बॉडीज ऐसी होती हैं कि वो हमसे ज़्यादा जीती हैं। समझ गए ना। शी टेंड्स टू ओवर एस्टिमेट हर ब्यूटी, वो टेंड टू करती है, उसकी आदत है ओवर एस्टिमेट करने का अपनी ब्यूटी को। तो यहाँ पे हमने सीधे भी लिख सकते थे, शी ओवर एस्टिमेट्स हर ब्यूटी, पर हम 10-2 करके बता रहे हैं वो उसकी रोज की आदत है, आज नहीं कर रही, हर रोज का काम है, अपने आप को ओवर एस्टिमेट करती है। अब देखो उसका दूसरा मीनिंग सिंपल वाला, ध्यान देना इस पे। अ नर्स टेंड्स टू द वुंड्स ऑफ द वुंडेड सोल्जर्स, एक नर्स टेंड टू करती है, सार संभाल करती है, अच्छे से लुक आफ्टर करती है वुंड्स को, घावों को, वुंडेड सोल्जर की। समझ गए? तो यहाँ पे अब आदत की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है लुक आफ्टर करने की, किसी की जो है ना अच्छे तरीके से किसी को केयर करने की। अब सर मुझे कैसे पता लगेगा? तुझे ऐसे पता लगेगा, तेरे दिमाग में कॉमन सेंस है। सेंटेंस के अंदर अगर किसी की सार संभाल हो रही होगी, किसी की लुक आफ्टर कर रही होगी, तो 10-2 को हम ऐसे यूज करेंगे। अदरवाइज जनरली 10-2 यूज इस तरीके से होता है। दूसरी चीज ग्रामर के हिसाब से 10-2 के बाद में अगर वर्ब आ जाए तो मतलब 10-2 हैबिचुअल का बात कर रहा है, और 10-2 के बाद में कोई नाउन आ जाए तो 10-2 मतलब किसी लुक आफ्टर करने की बात कर रहा है। तो कॉमन सेंस से समझना है, कॉमन सेंस से समझो। अगर लुक आफ्टर करने की बात होगी तो बाद में नाउन आएगा, अगर किसी काम को आपको करने की आदतन बात होगी तो उसके बाद में लिव नाम की वर्ब आएगी और ओवर एस्टिमेट नाम की वर्ब आएगी। चलो आगे बढ़े। कह रहे इट मे बी टाइम टू रिविजिट दिस क्लॉज, कह रहे वक्त आ गया है अब रिविजिट किया जाए, फिर से इनको खंगाला जाए, फिर से नजर डाली जाए इस क्लॉज के ऊपर, इस जो है रूल के ऊपर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। कह रहे few would disagree that contempt power is needed to punish willful disobedience to court orders, civil contempt, as well as interference in administration of justice and overt threats to judges। अब दूसरे पहलू की बात कर रहा है, क्यों ये लॉ जरूरी है। कह रहे बहुत कम लोग डिसएग्री करेंगे इस चीज से, बहुत कम लोग इस चीज को नहीं मानेंगे। किस चीज को भाई? कि जो कंटेंट पावर है ना उसकी जरूरत है बड़ी, कंटेंट पावर इज नीडेड। और क्यों? पुनिश करने के लिए विलफुल डिसोबीडियंस को, जानबूझ करके कोर्ट की अवहेलना को, कोर्ट की अवज्ञा को, और किसकी? कोर्ट के ऑर्डर्स की। इसको कहते हैं सिविल कॉन्टेम्प्ट, है ना। कोर्ट ने आपको बुलाया, आप कोर्ट में पहुंचे नहीं। कह रहा बहुत कम लोग डिसएग्री होंगे इस चीज से कि इस तरह की पावर की हमें कोर्ट में जरूरत होती है ताकि लोग कोर्ट की बात को माने। साथ ही साथ इंटरफेरेंस हो, जो कि इंटरफेरेंस करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ जस्टिस में, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में जो आकर के धरना प्रदर्शन करते हैं उनके खिलाफ, और ओवर थ्रेट्स के लिए जो आती है जजेस के लिए, खुले तौर पे जो धमकियां मिलती हैं जजेस के लिए, है ना। तो पनिश करने के लिए इन सारी चीजों को ऐसे कंटेंट पावर की जरूरत है। बहुत कम लोग इस चीज से डिसएग्री करेंगे। अब सेंटेंस में वर्ड्स आए उनको देख लेते हैं। विलफुल मतलब जानबूझ के, वॉलंटरी। डिसओबीडियंस आप जानते हैं, डिसरिगार्ड, किसी के लिए ओबीडियंस मत रखना। ओवर्ड होता है खुलेआम, नॉट हिडन, अनकंसील्ड, ओपन। इसका सिनोनिम है, इसका एंटोनिम है कोवर्ट, अ कोवर्ट ऑपरेशन। तो कोवर्ट मतलब छुपा हुआ, ओवर्ट मतलब खुला खुला, है ना। कोवर्ट एंड ओवर्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। द रीजन वाई
द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एग्जिस्ट इज टू इंसुलेट द इंस्टीट्यूशन फ्रॉम अनफेयर अटैक्स एंड प्रिवेंट अ सडन फॉल इन द जुडिशरी रेपुटेशन इन द पब्लिक आई। कह रहे जो रीजन है ना क्यों जिसके लिए जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एग्जिस्ट करता है इस वो है इंसुलेट करना, अलग करना, प्रोटेक्ट करना, महफूज करना इस इंस्टीट्यूशन को, इस संस्था को अनफेयर अटैक से, एक जो है बिना बात के अटैक से, और प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए फटाफट से एक जो फॉल आ जाए, गिरावट आए जुडिशरी की रेपुटेशन में, इसकी इज्जत में, लोगों की नज़र के अंदर। तो अगर मान लो कोई आदमी एक पूरा प्रोपेगेंडा चला दे, कोर्ट तो ऐसी होती है, जुडिशरी को हमें देखना ही चाहिए, इसकी जो हमें बात माननी नहीं चाहिए, और दूसरा कोई अनफेयर अटैक करता है, रातों रात कोर्ट को गिराने के लिए, रोकने के लिए इस लॉ की हमें जरूरत है, कंटेम्प्ट ऑफ जो है कॉन्सेप्ट ऑफ कंटेम्प्ट की। अब इस सेंटेंस में देखने वाला वर्ड है इंसुलेट। किसी को इंसुलेट करना मतलब है अलग करना, सेग्रीगेट करना, ताकि आप उसको महफूज कर पाएं। इंसुलेट करना मतलब किसी को अलग करना ताकि आप उसको रक्षा कर पाएं, उसको हिफाजत कर पाएं। आगे बढ़ते हैं। रीजन की वर्ब है इज, कंटेम्प्ट की वर्ब है एग्जिस्ट। कह रहा है हाउएवर फिर भी इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय जूरिस्ट दैट ईच टाइम द ऑफेंस ऑफ स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट और लोवरिंग द कोर्ट्स अथॉरिटी इज इन्वोक्ड, सम टेंड टू बिलीव दैट कोर्ट हैज समथिंग टू हाइड। कह रहा फिर भी ऐसा माना गया है, इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, ऐसा पहचाना गया है जूरिस्ट लोगों के द्वारा। जूरिस्ट कौन होते हैं? समझदार लोग, है ना। कह रहा है ऐसा फिर भी जूरिस्ट लोगों के द्वारा माना गया है, इस चीज़ को समझा गया है कि हर एक वक्त, इस टाइम जब ऑफेंस है ना स्कैंडलाइज करने का, क्रिटिसाइज करने का कोर्ट को या लोअर करने का कोर्ट की अथॉरिटी को, इज इन्वोक किया जाता है। कह जब भी ऐसा कोई ऑफेंस इन्वोक किया जाता है, जब भी किसी प्रशांत भूषण को कोर्ट में बुलाया जाता है, सब कुछ लोग ऐसा मानते हैं, सम टेंड टू बिलीव, वो ये कि कोर्ट के पास कुछ हाइड करने को है। आपने कोर्ट की गाड़ी के तिनके को पकड़ा है तभी प्रशांत भूषण को कोर्ट में बुलाया है। कह रहा हर कुछ एक जूरिस्ट ऐसा मानते हैं कि ऐसा लोगों का मानना होता है जब भी कोर्ट ऐसे ऑफेंस को इन्वोक करती है। सेंटेंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है पर सिंपल, अगर आप हिंदी में समझोगे मेरे से, सब्जेक्ट वर्ब पकड़ोगे, इट की वर्ब है हैज रिकॉग्नाइज्ड, ऑफेंस की वर्ब है इज इन्वोक्ड, सम की वर्ब है टेंड टू। फिर से देखो वही टेंड टू आया, ऊपर आया था जो हैबिचुअल एक्शन है, क्योंकि बिलीव नाम का एक वर्ब इसके बाद में रखा है, टेंड टू बिलीव, है ना। चलो कह रहा इट वॉज बिलीव्ड इन 18th century England that it was necessary to be impartial and universally thought so that the blaze of glory around judges would stay undiminished। कह रहा है ऐसा माना जाता था 18वीं सदी के इंग्लैंड में, ब्रिटिश में। कैसा? दैट वो ये कि कह रहे बड़ा जरूरी है, इट वॉज नेसेसरी, ये बड़ा जरूरी था, इम्पार्शियल होना, किसी की तरफदारी ना करने वाला होना, और हर तरफ ऐसा माना जाना। एक तो इम्पार्शियल होना भी जरूरी था, दूसरा ऐसा सब माने भी, ऐसा 18वीं शताब्दी में, सेंचुरी में इंग्लैंड में माना जाता था। कह रहा क्यों? ताकि जो ब्लेज ऑफ ग्लोरी है ना, जो ब्लेज है, जो आग है ग्लोरी की, गरिमा की, जजेस के चारों तरफ, अराउंड जजेस, वो बनी रहे अनडिमिनिश्ड, बिल्कुल भी उसके ऊपर कीचड़ ना उछले, परफेक्टली वो ब्लेज जलती रहे। ये ब्लेज ऑफ ग्लोरी क्या होती है? आपके पीछे आपने देखा होगा कुछ पोस्टर्स में या मूवीज के अंदर जो बड़े लोग होते हैं, कृष्ण जी, शंकर भगवान, इनके पीछे ब्लेज से जलती रहती है ना, ये ब्लेज ऑफ ग्लोरी होती है। इसका मतलब होता है ये लोग डिवाइन पीपल हैं। वैसे ही जजेस के ऊपर जो ब्लेज ऑफ ग्लोरी है ना, जो उनकी डिविनिटी है, कह रहा वो हमेशा बनी रहे। इसकी वजह से इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो लॉ को 18वीं सदी में इंग्लैंड लेकर के आया था, है ना। जजेस के ऊपर थोड़ा सा भी कोई सवाल ना उठाए, ऐसा इसने लॉ ने इंश्योर किया था। अनडिमिनिश्ड होता है परफेक्ट हो, जिसपे कीचड़ ना उछला, अनब्लेमिश्ड हो, जिसके ऊपर कोई निशान ना हो, स्टेन्स ना हो, अनब्लेमिश्ड, अनडिमिनिश्ड। कह रहा है हाउएवर फिर भी द कंटेम्प्ट डॉक्ट्राइन फेल इनटू डिसयूज एंड इंग्लैंड अबॉलिश्ड द ऑफेंस ऑफ स्कैंडलाइजिंग कोर्ट इन 2013। ये जो कंटेम्प्ट का डॉक्ट्राइन था ना, जो ये फॉर्मूला था, टेनेट था, जो ये प्रिंसिपल था, ये डिसयूज में फेल हो गया, इसका यूज होना हो गया बंद, है ना, डिसयूज में ये आ गया। और इंग्लैंड ने बंद भी कर दिया इसको, अबॉलिश भी कर दिया इस ऑफेंस को, जो स्कैंडलाइज ऑफ कोर्ट का 2013 के अंदर। तो धीरे धीरे इंग्लैंड को समझ में आ गई, 2013 में उन्होंने इस कोर्ट को ही, इस जो अपने लॉ को भी अबॉलिश कर डाला। समझ गए सेंटेंस को? थोड़ा फास्ट प्रोसेस कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सिंपल है, सब कुछ समझ में आना चाहिए आपको, ज़्यादा ग्रामर है नहीं, सब्जेक्ट वो पकड़ते जाओ। कह इन कंटेम्पररी टाइम्स इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैट courts are seen to be concerned about accountability, that allegations are caused by impartial probes rather than threats of contempt action, and processes are transparent। अब ये नसीहत दे रहा है, कह रहा है आजकल के वक्त में, कंटेम्पररी टाइम्स, इन प्रेजेंट टाइम्स, है ना, आजकल के टाइम में
ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोर्ट को देखा जाए कि वो कंसर्न है अकाउंटेबिलिटी के साथ, उत्तरदायित्व के साथ, जिम्मेदारी के साथ, जवाबदेही के साथ। कोर्ट को जवाबदेह हो जाना चाहिए ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो एलिगेशंस लगते हैं कोर्ट पे, कोर्ट उनसे अपने आप को महफूज करे, उनको स्कॉच किया जाए इम्पार्शियल प्रॉब्स के जरिए। इम्पार्शियल मतलब बिल्कुल भी तरफदारी ना करे, और प्रॉब मतलब इन्वेस्टिगेशन। तो कोई भी एलिगेशन कोर्ट पे लगे करप्शन का, तो कोर्ट उसमें इन्वेस्टिगेशन करवाए, रादर देन बजाय थ्रेट्स देने की, कंटेम्प्ट एक्शन की। और प्रोसेसेस हों बिल्कुल की बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। कैसे कोर्ट ने इस आदमी को 15 साल की सजा दी है, 21 साल की नहीं दी है, कैसे इस आदमी को बेल दी है, ये सारा का सारा मामला हो ट्रांसपेरेंट। तो अगर ऐसी ज़रूरत है मैं आज के टाइम के अंदर, ऐसा ना हो कोर्ट फटाफट से किसी को भी बुला ले कि आपने हमारे को ऐसे कैसे कह दिया। अगर कोर्ट को लगता है उसने ऐसा काम नहीं किया है तो इम्पार्शियल प्रोब ऑर्डर करे, ऐसे अपने आप को स्कॉच करे, ना कि किसी को एक्शन लेकर के। स्कॉच करना मतलब अपने आप को, किसी के प्लान्स को है ना डिफेंड करना, जो है किसी के प्लान्स को फेल बनाना, ताकि आप अपने आप को स्कॉच कर सकें, है ना, अपने आप को महफूज कर सकें। स्कॉच का मतलब यही होता है। कि अनफॉर्चुनेटली इन अ सिस्टम इन विच जजेस आर नॉट एक्सपेक्टेड टू डिस्क्लोज द रीजन फॉर रेस्क्यूइंग देमसेल्फ and even charges of sexual harassment are not credibly investigated, it is only the fear of scandalizing the judiciary that restrains much of the media and public from a mere rigorous examination. Unfortunately, दुर्भाग्यवश ऐसे एक सिस्टम में जिसके अंदर जजेस से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो डिस्क्लोज करें कारणों को रेस्क्यू करने के अपने आप को। क्यों जजेस अपने आप को अपनी रक्षा के अंदर, अपनी हिफाजत के अंदर खड़े हो जाते हैं अपने हाथ में तलवार लेकर के। कह रहा ऐसे एक सिस्टम में जिसमें हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि जज इसके पीछे कारण भी बताएं। और कह रहा यहाँ तक कि चार्जेस जो हैं सेक्सुअल हरासमेंट के, किसी को सेक्सुअली हरास करने के, उनको भी क्रेडिबली इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाता, उनको भी भरोसेमंद तरीके से उनके अंदर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। कह रहा है अनफॉर्चुनेटली ऐसे एक टाइम में, कह रहे ये मैच फियर ही है स्कैंडलाइजिंग जुडिशरी का, ये सिर्फ डर ही है इस लॉ के लग जाने का, जो रिस्ट्रेन करता है, कंट्रोल करता है ज़्यादातर मीडिया को और पब्लिक को एक ऐसे एग्जामिनेशन से जो रिगोरस है, डिटेल्ड है, एक ऐसे इवेल्युएशन से, जांच से जो बहुत डिटेल्ड होगी फंक्शनिंग की जुडिशरी के अंदर। तो कह रहा अगर इस कंटेंट ऑफ कोर्ट को आप निकाल दो तो हर आदमी कोर्ट के फैसलों पे सवाल उठाएगा, उनकी जो है बातों को इन्वेस्टिगेट करने की मांग करेगा। सिर्फ इसके कारण लोग डरते हैं। इसी वजह से सेक्सुअल हरासमेंट के कोर्ट के केस भी होते हैं ना, जब जजेस के ऊपर लगता है उनके अंदर भी इन्वेस्टिगेशन जज नहीं करवाते और हर चीज़ के अंदर कोई भी रीजन बताए बिना तलवार उठा करके खड़े हो जाते हैं। तो कह रहा है ऐसा अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में हो रहा है। समझ गए होंगे, आई थिंक ब्यूटीफुल अपना एडिटोरियल था आज का, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इस तरह की चीज़ें आपको आपकी समझ को डेवलप करती हैं। जुडिशरी क्या होती है, कंटेंट ऑफ कोर्ट क्या होता है, हर ह्यूमन को पता होना चाहिए, हर इंडियन को पता होना चाहिए अपने सिस्टम के बारे में। अच्छा लगा हो तो एक लाइक देना। शुरू में भूल जाता हूँ बोलना, है ना, मैं बोलता नहीं हूँ पर आप दे दिया करो, आपको तो याद रहना चाहिए ना। अच्छा, और एक शेयर देना सोशल मीडिया पे, अपने सोशल मीडिया पेजेस पे आप शेयर करते हो, लोगों तक पहुँचती है इस तरह के कंटेंट, उनको मालूम चलता है। यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, फ्री के अंदर वो पढ़ सकते हैं, सब पढ़ सकते हैं। इजाज़त लूँगा, फटाफट से अपने क्वेश्चन के आंसर डालना कमेंट सेक्शन में। कल की वीडियो के अंदर मिलूँगा आपसे। साइनिंग आउट।